लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हृदय की अनंत गहराइयों से आपको लेकर के चलेंगे आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड के माध्यम से सीटेट के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन में उन महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी व्यापक महत्व रखते हैं। और दोस्त, हम आपको बता दें, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे हम सीटेट ईवीएस के उस महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी व्यापक महत्व रखते हैं। तो चलिए आइए आज के इस महा एपिसोड को, आज के इस महा सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, निश्चित तौर पर एक बेहतरीन क्लास होगी, एक शानदार क्लास होगी, कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी, जो क्लास में एक बेहतरीन समझ को, एक अलग समझ को विकसित करेगी और आपको लेकर के चलेगी आगे की ओर। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आप मैक्सिमम लोगों का क्लास आ रहा है, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो चलिए, मैं बस ये चाहता हूं कि देखिए, बस 1 मिनट के लिए मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोगों की तरफ से एक लड्डू मैं अपने हाथ से पवन सर को और एक लड्डू मैं अपने हाथ से मैं आरपी सर को खिला दूं, और बस ये विशेष आपके लिए हो जाएगा। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। और निश्चित तौर पर आपके बीच में आ रहे हैं आदरणीय आरपी सर और आदरणीय पवन सर आपके बीच में आ चुके हैं। चलिए, बस मैं एक लड्डू के साथ मैं स्वागत करता हूं और फिर आपकी इस बेहतरीन क्लास को और भी मजेदार बनाते हुए आगे की ओर लेकर के चलेंगे। और नहीं, ये बच्चों के नाम पे ये पहले थोड़ा मेरे भाई हैप्पी बर्थडे, और हम कौन दोनों इसी में हैप्पी बर्थडे माय डियर ब्रो। ओके, पवन सर भी आ जाते हैं। ओके, चलिए आकाश आजा चल। अरे आकाश आया नहीं भाई। चलिए, तो आइए आए नहीं सामने। चलिए, ये हमारे कुछ विशेष संप्रास हुए थे। चलिए, तो आइए फिर आज के इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। और निश्चित तौर पर बिल्कुल निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण, एक बेहतरीन क्लास होगी और उसके साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आइए आज के इस क्लास में लेते हैं सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 और आप पढ़ेंगे और निश्चित तौर पर यहां से आगे की ओर बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। देखिएगा आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 और पढ़िएगा। देखिएगा ये आपसे क्या कह रहा है, एक बेहतरीन व्याख्या महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। देखिए, कह रहा प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरे रेखांकन का, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, करा गणना और अनुमान, और करा माप के अनुसार चित्रण करना, ये आपको बताना है। तो देखिए, मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाने जा रहे हैं। चलिए, सभी लोगों को सहृदय धन्यवाद। आइए सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। सुनिए, देखिए, सबसे पहले लिखा है मानचित्रांकन। और जब हम मानचित्रांकन की बात करते हैं तो मानचित्रांकन का मतलब होता है मानचित्र। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या प्राथमिक स्तर पर, पहला क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि क्या प्राथमिक स्तर पर बालक को मानचित्र सिखाया जा सकता है, हां या ना? तो आप याद रखिएगा, बालक को मानचित्र सिखाया जा सकता है। ये आपका जवाब क्या होगा? हां, एकदम बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा, एकदम जेहन में, आपके मस्तिष्क में बैठी हुई होनी चाहिए कि आपके दिमाग में यह विचार आएगा कि बालक कक्षा 1 से 5 के बीच का है, और 1 से 5 के बीच के बालक के अंदर क्या इतनी मानसिक क्षमता होती है क्या कि बालक मानचित्र समझ सकता है? हाँ, लेकिन मानचित्र में वो क्या सीखेगा और मानचित्र से रिलेटेड क्या निगेटिव वर्ड होते हैं, हम इसको भी क्लियर करेंगे। एक मिनट सुनिएगा। देखिए,
सबसे पहले आप याद रखिएगा मानचित्र सिखाने में पहला कौशल क्या होता है, तो आप याद रखिएगा सबसे पहला बालक को जो भी कौशल सिखाया जाता है उसका नाम है क्या, दिशा ज्ञान। मतलब हम अपने कक्षा के बालक को सबसे पहले जिस कौशल के बारे में सिखाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दिशा ज्ञान। तो आप अपनी कक्षा के बालक को मानचित्र सिखाने के क्रम में सबसे पहले किसकी जानकारी देंगे, तो आप बोलेंगे कि सबसे पहले हम बालक को जानकारी देंगे दिशा की। दिशा के बाद किसकी जानकारी देंगे, तो आप याद रखिएगा सापेक्ष स्थिति की। सापेक्ष स्थिति क्या होता है, तो देखिए सापेक्ष स्थिति का मतलब होता है हम सामने, जैसे सड़क राधा के घर से मुड़ा हुआ है, कल्लू के दुकान के सामने, इस तरीके का शब्द जो होता है वो प्राथमिक स्तर के बच्चों में बहुत रोचक होता है, बहुत आनंददायक होता है। इसलिए मानचित्र सिखाने में जो दूसरा कौशल, पहला कौशल था दिशा का ज्ञान कराना और दूसरा कौशल है क्या, सापेक्ष स्थिति का ज्ञान कराना, ये याद रखिएगा। तो अब देखिए, अब आइए ऑप्शन पढ़ लीजिए, अपने आप काउंटर हो जाएगा। मतलब अब इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन बने और आप चुटकियों में सॉल्व करोगे कैसे। कह रहा साफ सुथरा रेखांकन, क्या 1 से 5 के बीच का बच्चा है और आप उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो एकदम साफ सुथरा, एकदम ऐसा जैसे कलाकार बनाते हैं, क्या उस तरीके का कर पाएगा? तो हम 1 से 5 के बच्चे में इतने कौशल की हम अपेक्षा ही नहीं रखते। कह रहा सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, ये बिल्कुल परफेक्ट और एक सकारात्मक ऑप्शन है, लेकिन हम सीटेट में बिना चारों ऑप्शन पढ़े कभी भी उत्तर की तरफ नहीं पहुंच सकते। तो सी करा गणनाएं और अनुमान। आप जरा मुझको ये बताओ, अनुमान तक तो ठीक है, अनुमान एक सकारात्मक शब्द है कि बालक पूर्वानुमान लगाते, अनुमान लगाते हैं, लेकिन गणना करने की क्षमता, मानचित्र में गणना करने की क्षमता क्या 1 से 5 के बीच के बालक में पाई जाएगी क्या? तो आप बोलोगे कि नहीं सर। अगला करा माप के अनुसार चित्रण, क्या 1 से 5 के बालक में से आप ये अपेक्षा रखते हो क्या कि बालक माप के अनुसार चित्रण करेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। इसका मतलब हमें दिए गए ऑप्शन में सबसे परफेक्ट ऑप्शन जो मिला है वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी। बोलिए मैक्सिमम जवाब देते जाइएगा, मैक्सिमम जवाब देते जाइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आइए अगले क्रम पर आइए और लेते हैं सेशन का क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल नहीं घबराएंगे आप, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे आप। मैं एक ही बात बोलता हूं, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना छोटा आंसर होता है और उतने सरल तरीके से निकाला भी जाएगा। एकदम बिल्कुल भी घबराना नहीं। देखिए क्या कह रहा, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए लेकर के जाएं। ठीक है, हम बालक को शैक्षिक यात्रा अवलोकन के लिए हम बालक को लेकर के क्या करते हैं, जा रहे हैं। अब क्या कह रहा है, इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? कह रहा क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। करा ये सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। उसके बाद सी कह रहा है जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। और करा आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेल की सामग्रियां साथ लेकर के जाना। ध्यान से सुनिएगा, देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण क्या है, मैं बार बार कहता हूं, आनंद शब्द, मजा शब्द, मनोरंजन शब्द, क्या आनंद शब्द, मजा शब्द, मनोरंजन शब्द, ये एनसीएफ 2005 के अनुसार ये निगेटिव सेंटेंस है, ऑप्शन कट गया। जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थी, मतलब 1 से 5 के बीच का बच्चा है और मैं कह रहा हूं कि भ्रमण में क्या करना है आप जाके ढूंढ के पढ़ लो। क्या इतनी बालक में मानसिक क्षमता पाई जाती है क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं सर, इतनी बालक में मानसिक क्षमता नहीं होती कि वो बालक अपने से पढ़ पाएगा 1 से 5 के स्तर पर, वो भी यात्रा के बारे में पूर्वानुमान लगाना।
बी कह रहा है यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। विद्यार्थी अनुशासित रहे, यह कहने का मतलब यह है कि क्या आप इसके लिए एक कक्षा का आयोजन करें कि बालक अनुशासित रहे, इसका मतलब आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं क्या, बिगड़ैल टाइप के हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, इस प्रकार की चीजें नहीं पाई जाती हैं, ये आप याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, पूरी तरीके से कट गया। अब बचा ए, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट बनाए। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या? इसका मतलब यह है कि आपको जहां जाना है, क्या आपको जहां जाना है वहां के बारे में आप क्या करिए, कब निकलना है, कितना समय लगेगा, आपको अपने साथ क्या लेकर के जाना है, कैसे कैसे वहां आगे के क्रियाकलाप होंगे, इसके बारे में एक स्तरीकृत का मतलब होता है सीरीज से कैसे कैसे आपको आगे क्या करना है, इसकी सीट बना करके तैयार करिए। और ओरिजिनल जानकारी हो। अब पता लगा कि आप गर्मी के कपड़े लेकर के जा रहे हैं और वहां पर ठंडी लगती है, मतलब आप गर्मी के कपड़े लेकर के जा रहे हो और वहां तेज की जो है कि ठंडी पड़ रही है, तो ऐसी नहीं, प्रमाणित जानकारी। क्या कह रहा है, प्रमाणित जानकारी। फिर आगे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। अगर आप ऐसा कर दोगे तो आप जरा एक मिनट के लिए सोचिए, आप जहां पर बालक को भ्रमण के लिए लेकर के जा रहे हैं, अगर वहां सब कुछ सही सटीक तरीके से कर देंगे तो बालक बिल्कुल वही क्रियाकलाप करते हुए पाया जाएगा जो आप कक्षा में उसको समझाए होंगे, और अनावश्यक कार्य करने से बालक क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसका मतलब ये आपका 2 का राइट जवाब हो गया, आपका ऑप्शन नंबर क्या, ए आएगा। सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के चलते हैं और आप पढ़िएगा और आप राइट जवाब बताइएगा। देखिए, मानचित्र के बारे में आप लगातार कह रहे थे, मानचित्र के में वो कौशल वाले क्वेश्चन आपके बीच में मैंने ला करके रखा हुआ है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीजों को। हाँ बिल्कुल, देखिए एक चीज याद रखिएगा, किसी दिन इंपॉर्टेंट होगा तो चीजें अगर प्राइवेट मतलब केवल उस दिन के लिए लाइब्रेरी, तो आप कुछ बोलिएगा नहीं भाई। देखिए मैं भी 12-14 घंटे मेहनत करके मैं पढ़ाने के बाद अगर मैं मैटर तैयार करके पढ़ा रहा हूं तो आपका ये भी, इससे बड़ा अगर आपके जीवन में और कोई काम है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। पढ़ने लिखने से अलावा शायद सबसे महत्वपूर्ण काम आपका यही होता है और यही करना भी चाहिए। बहरहाल आइए, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए कौन सी युक्ति सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी? आप बताइए। बालक को मानचित्र सिखाना है, मानचित्र शिक्षण के विषय में आगे बढ़ाना है। अब बताइए कौन सा उपाय। अब वहां का सपोर्ट नॉलेज मैं ये चेक करना चाहूंगा, मैं कमेंट लूंगा। सबसे पहले देखते हैं कौन इसका राइट जवाब देता है। आपका जवाब आना चाहिए, अध्यापक के द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों के विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। बी कह रहा शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। कह रहा है कि शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर के आए। और डी कह रहा है शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। आप जरा खुद से दिमाग लगाइए, आप बालक के सामने एटलस रख दोगे और एटलस देख करके बच्चा प्रत्येक स्थान के बारे में एकदम परफेक्ट समझ लगा पाएगा? क्या इतनी बालक में मानसिक क्षमता पाई जाती है क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, और आपने जैसे ही कहा नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका अपने आप कट गया। सी कह रहा है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर के आए। एक तो निर्देश शब्द अपने आप में निगेटिव है, दूसरा बालक अगर भारत का मानचित्र लेकर के आ ही जाएगा तो क्या बालक में इतनी मानसिक क्षमता है क्या कि बालक मानचित्र को समझ पाएगा? क्या वो भारत का मानचित्र ला करके उसको परफेक्ट तरीके समझ पाएगा? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। फिर क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने संकेतों का उपयोग करते हुए, अभी मैंने बोला सापेक्ष स्थिति, अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाए, वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। ये एक परफेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, अध्यापक के द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बना करके बच्चों से उतारने के लिए कहना। कोई बात नहीं, सुनिए, देखिए बी आपका क्या है, पूरी तरीके से सही, लेकिन कैसे?
मैंने बालक से बोला कि अपने संकेतों का प्रयोग करके तुम मानचित्र बनाओ। बालक ने कहा कि देखिए ये है मेरा घर। क्या लिखा? इसने कहा मेरा घर। अब जब उसने मेरे घर की बात कहा एकदम ठीक सीधा निकलते हैं, यहां घर है किसका? राधा का। अब राधा के घर से आगे बढ़े तो यहां पर घर है किसका? कल्लुआ का, कल्लू का। और यहां से जब आगे गए तो यहीं पर आगे हमारा क्या आ गया? स्कूल। बताइए क्या इस प्रकार का मानचित्र बालक बना पाएगा? कह रहा शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने संकेतों का उपयोग करें। राधा का घर, मेरा घर, कल्लू का घर, स्कूल, ये बालक के स्वयं का आपका क्या है? संकेत है। और निकटतम परिवेश का, जैसे अपने स्कूल का रास्ता, दुकान का रास्ता, इस तरीके का मानचित्र बनाए और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति। तो बताओ राधा का घर कहां है? तुम्हारे घर के ठीक सामने। राधा के घर के सामने दो लोगों का घर बताओ। कहेगा मेरा भी घर पड़ेगा, उसके घर से कल्लू का घर दिखेगा। कल्लू के घर से किन दो लोगों का घर दिखेगा? तो कहेगा मेरा स्कूल दिखेगा और राधा का घर दिखेगा। तो ये दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। इस द राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये एक कॉन्सेप्चुअल टॉक है, मतलब ये मैटर नहीं करता कि आपने क्वेश्चन कितना किया है, मैटर ये करता है कि आपने चीजों को कितना बढ़िया से समझा है। 10 क्वेश्चन करने योग्य बनिए, ये मेरा उद्देश्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के चलते हैं और आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? विभिन्न प्रकार के खाने की चीजों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाना, विद्यार्थियों से कहें वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचनाएं एकत्रित करें, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों के द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दे। कह रहा विद्यार्थियों से पूछे उन्होंने क्या खाया और उसके बाद उस पर चर्चा करें। आप कह रहा विभिन्न प्रकार के खाने की चीजों का फ्लैश कार्ड दिखाएं, बहुत उपयोगी ऑप्शन नहीं है। कह रहा विद्यार्थियों से कहे कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करना, यह निगेटिव सेंटेंस होता है। ए बी कट गया। अब आप फंसोगे कहां? सी और डी में। आप देखिए इसका जब आपका उत्तर सही मतलब एक से ज्यादा सही लग रहा है, चीजें आपको ज्यादा परफेक्ट लग रही, तो आप अंतर कैसे करोगे? आप चीजों को परफेक्ट कैसे निकालोगे? आप इसके बारे में जरा दिमाग लगाइए, आप इन चीजों को जरा ढूंढिए। देखिए हमें एक चीज ढूंढना है, हमको पता करना है कि देश के कहां? देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं। मैंने बालक को यह बताइए, अगर आप विद्यार्थियों उन्होंने क्या खाया, तो ये डी ऑप्शन क्या कर रहा है? बालक आपके यहां कितने परिवेश से आए हैं? तो आपके यहां क्षेत्रीय बच्चे होंगे, क्योंकि प्राथमिक स्तर की कक्षा है तो वो अधिकांशतः बच्चे आपके यहां एक परिवेश के बच्चे होंगे। क्या एक परिवेश के भोजन के बारे में पता करके विविधता का पता चलेगा? या देखिए देश के, हमारे देश के, यहां क्या कहा है? हमारे देश के और अपने देश के विभिन्न राज्यों के लोगों के द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट दें। वो अपने जाए घर परिवार, अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाए, उनसे पूछे, उनसे बातचीत करे कि बताइए वहां के लोग क्या खाते। वो जो बताएंगे बालक अपने से जो प्रोजेक्ट पर तैयार करेगा। ऐसे लोगों को ढूंढे जो वो दूसरे राज्यों में रह करके आए हैं, उनसे जानकारी अगर इकट्ठा कर लेगा तो निश्चित तौर पर ये ज्यादा विविधता को भी कवर करेगी, ज्यादा संस्कृति को भी कवर करेगी और निश्चित तौर पर ये चीजें बालक को परफेक्ट लगेगा, बेहतर उपयोगी लगेगा। तो अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों के द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दीजिए। ये इसका सबसे परफेक्ट आंसर हो गया। बोलिए। हाँ अब देखिए कुछ लोग पलटी भी मार रहे हैं, कुछ लोग पलटी मारे हैं और मार करके हाँ डी वाले अब सी पे चले गए। सी फॉर चंद्रा, क्या बात है। हाँ हाँ विद्यार्थियों से, ये कौन कर रहा है? विद्यार्थियों से पूछे। देखिए उन्होंने क्या खाया, इससे केवल एक परिवेश की जानकारी मिलेगी, वो बालक के परिवेश की। आप पूरी विविधता से कक्षा को नहीं जोड़ पाओगे, आप ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। तो इसका 4 का राइट जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। आइए ये आया तगड़ा क्वेश्चन, सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा निम्न में शैक्षिक भ्रमण का महत्व नहीं है स्थायी अधिगम,
आत्मविश्वास में वृद्धि, विषय के प्रति रुचि का अभाव, करा प्रत्यक्ष अनुभव। मैं बालक को लेकर के जा रहा हूं कहां पर, भ्रमण पर। तो आप याद रखिएगा, भ्रमण के बारे में बालक में पाई जाती है क्या, उत्सुकता। और जब बालक में उत्सुकता से जब बालक कोई भी चीज सीखेगा तो उसमें बालक की शामिल हो जाएगा क्या, रुचि। और जब उत्सुकता है, रुचि है, तो निश्चित तौर पर बालक में आ जाएगी क्या, सक्रियता। और सक्रियता के साथ बालक अपने परिवेश का करेगा क्या, अवलोकन। और वो अवलोकन विषय वस्तु के कहां जाकर के करेगा, वो जहां पर है, और इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष अवलोकन। तो जब कोई बालक प्रत्यक्ष अवलोकन करेगा तो जो कुछ भी सीखा गया होगा वो बालक के व्यवहार में कैसा हो जाएगा, तो वो बालक के व्यवहार में स्थायी हो जाएगा। तो स्थायी अधिगम, और जब अधिगम स्थायी होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा और प्रत्यक्ष अनुभव बालक को मिल रहा है। विषय के प्रति रुचि का अभाव, भ्रमण में जब उत्सुकता है, भ्रमण में क्रियाशीलता है, भ्रमण में सक्रियता है, तो रुचि का अभाव पाया जाएगा या रुचि का विकास होगा। जब रुचि सक्रियता के साथ जुड़ेगी तो अभाव शब्द निगेटिव हो गया। हमने 5 का राइट जवाब क्या लगा दिया, ऑप्शन नंबर सी, यह एक निगेटिव सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ था। आगे सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आएंगे और आप देखिएगा सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा, पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। कह रहा विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है। जो विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है जानते हैं, जो पढ़ाने लिखाने के साथ अन्य क्रियाकलाप आयोजित किए जाते हैं, जो पढ़ाने लिखाने के साथ अन्य प्रकार की गतिविधियां बालक को कराई जाती हैं, वही कहलाती हैं क्या, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। कमेंट करते रहेगा, मैक्सिमम जवाब देते रहेगा कि क्लियर हो रहा कि नहीं, मैक्सिमम का जवाब ये आते रहना चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है। कह रहा ये सभी शिक्षा के आवश्यक अंग है, इनसे पठन पाठन में बाधा पड़ती है, इनसे छात्रों एवं अध्यापकों का मनोरंजन होता है। कह रहा इनसे बच्चों में सामित्रिक गुणों एवं सहभागिता का मतलब सहभागिता का विकास होता है। सुनिए, आप कह रहा है कि ये शिक्षा का आवश्यक अंग है, इसमें कोई दो राय। देखिए, इनमें पठन पाठन में बाधा पड़ती निगेटिव है, इनमें छात्रों और अध्यापकों का मनोरंजन, मैंने बताया मजा मनोरंजन, मजा मनोरंजन आनंद, मजा मनोरंजन आनंद, ये निगेटिव शब्द है, मनोरंजन कट गया। ये सभी शिक्षा के आवश्यक अंग है। और दूसरा क्या कर रहा है, इनसे बच्चों में सामित्रिक, सामित्रिक का मतलब होता है मित्रता की भावना का विकास होता है। क्या कह रहा है, मित्रता की, इससे कह रहा है मित्रता की भावना का विकास होता है, मित्रता की भावना का विकास होता है। और साथ ही साथ कह रहा है कि बालक आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो शिक्षा का आवश्यक अंग क्यों माना गया है, क्योंकि इसमें ये सारे लाभ पाए जाते हैं, इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन परफेक्ट है क्या, ये ए का करता है एक्सप्लेन क्या, डी, इसलिए आपका ए की जगह क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आप मैक्सिमम ने क्या जवाब दिया था, हाँ डी, आपकी बार मैक्सिमम ने डी दिया है, मतलब बच गए हैं आप, बस इतना समझिए, आप मैक्सिमम ने डी जवाब दिया है। हाँ चलिए, क्या बात है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और लीजिएगा सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 और आप पढ़िएगा, देखिएगा सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा, पढ़ेंगे जवाब देंगे। कह रहा कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डर को क्या कहा जाता है, दत्त कार्य कहा जाता है, घटना वृत्तांत अभिलेख कहा जाता है, परियोजना कार्य कहा जाता है, कह रहा पोर्टफोलियो कहा जाता है। सुनिए, दत्त कार्य का मतलब होता है क्या, तो दत्त कार्य का मतलब होता है गृह कार्य, और दत्त कार्य या गृह कार्य का मतलब जिसे बालक घर से पूरा करता है। क्या करता है, जिसे बालक घर से पूरा करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिसे बालक घर से पूरा करता है इसको हम लोग सामान्य रूप से बोलते हैं गृह कार्य या दत्त कार्य। घटना वृत्तांत मतलब होता है आंखों, आप ध्यान दीजिएगा, आंखों देखा वर्णन क्या कहलाता है, तो आंखों देखा वर्णन कहलाता है घटना वृत्तांत अभिलेख। टीचर ने ये आंखों देखा वर्णन का जिक्र ही नहीं किया है,
एग्जामिनर ये आंखों देखे घटना का जिक्र ही नहीं कर रहा है, कह रहा परियोजना एक तरीके का गृह कार्य होता है। आप याद रखिएगा, इसको मतलब परिवेश में पूरा करने के लिए कार्य। क्या कह रहा है? परिवेश में पूरा करने के लिए दिया गया कार्य। तो अब अगली बात पर जब हम आते हैं तो सुनिए, करा पोर्टफोलियो क्या होती है? बालक के व्यवहार की एक क्रमिक जानकारी होती है। क्या होती है? तो आप याद रखिएगा, पोर्टफोलियो होती है क्या? बालक के व्यवहार। क्या होती है? बालक के व्यवहार की होती है क्रमिक जानकारी। बालक के व्यवहार की क्या, आप याद रखिएगा, होती है क्रमिक जानकारी। तो कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री ये विस्तार पूर्वक लगा दे। तो इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? पोर्टफोलियो बोलते हैं। 7 का राइट जवाब। आप मैक्सिमम क्या बता रहे हो, और आप मैक्सिमम जवाब दे भी रहे, ऑप्शन नंबर डी। एक सिरे से आप सभी लोगों का जवाब आया है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखिएगा, सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, पढ़ेंगे और आप इसका राइट जवाब बताएगा। देखिए, कह रहा पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्न कारणों से अपनी कक्षा प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे प्राथमिकता वाला कारक कौन सा है, उसे चुनिए। कह रहा प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। कह रहा शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जाता है। कह रहा शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जाता है। आपको बताना है कि इसमें होगा सबसे कम प्राथमिकता वाला जोड़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है। तो सबसे कम, आप ध्यान दीजिएगा, सबसे कम निगेटिव सेंटेंस ढूंढिए, आप इसमें से नकारात्मक शब्द निकालिए। सुनिए, अगर हमने किसी बालक से प्रश्न पूछा तो निश्चित तौर पर प्रश्न जब बालक के सामने रखेंगे तो बालक करेगा क्रिया किसका? चिंतन का। बालक क्रिया करने लगेगा किसका? तर्क का। जब तर्क और चिंतन करेगा तो बालक का विषय में के प्रति जगेगी क्या? रुचि। और जब बालक में रुचि जगेगी तो बालक सीखने के लिए होगा क्या? उत्सुक होगा। और उत्सुकता जब बालक में आएगी तो निश्चित तौर पर वो चीजों को कैसा सीखेगा? बेहतर सीखेगा, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या? संदर्भ परक सीखेगा। कैसा? संदर्भ परक। अब देखिए, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, निश्चित तौर पर उत्सुकता जगाते हैं, यह बात सही है। प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाते हैं, बिल्कुल बेहतर बनाते हैं, संदर्भ परक बनाते हैं। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित, चिंतन उद्दीप्त किया जाता है, बढ़ाया जाता है, न कि सीमित किया जाता है, कट गया। शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त, सक्रिय किया जाता है, यह सकारात्मक है, मतलब सबसे कम प्राथमिकता वाला जो होगा वो सी हो गया। और आप इसको यहां से हल करिए। बोलिए क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लीजिए, बोलिए क्लियर हुआ। आइए अगले नंबर पर आते हैं, सेशन का क्वेश्चन नंबर 9, और आप पढ़िएगा और आप इसका राइट जवाब बताइएगा। आप सभी लोगों को इसका राइट जवाब बताना। देखिए क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्न में से किन कौशल के विकास की आवश्यकता है? स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशा की समझ, करा प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, स्केल प्रतीकों के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। आपको कूट का चयन करना है और आपको परफेक्ट आंसर बताना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, चुटकियों में दिमाग में बैठेगा। देखिए कैसे। सापेक्ष स्थिति की समझ, हमारे घर के सामने कौन है, मेरे घर के पीछे किसका घर है, इस तरीके की चीजें, बिल्कुल ये बात सही है। अभी मैंने 2 क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि सापेक्ष स्थिति की समझ बालक में स्थापित की जा सकती है, सापेक्ष स्थिति की समझ बालक में बनाई जा सकती है। तेरा स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशा, मेरे घर से राधा का घर जितना दूर है उतना दूर कल्लू का घर नहीं है राधा के घर से, ऐसा दूरी की सापेक्ष स्थिति का अनुमान लगा भी लेते। और दिशा मैंने बताया ना कि मानचित्र सिखाने का जो पहला कौशल है, आप याद रखिएगा, मानचित्र सिखाने का जो पहला कौशल है उस पहले कौशल को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? दिशा के नाम से जानते हैं। इसका मतलब बी भी परफेक्ट है। प्रतीक, और प्रतीक तो सही है, प्रतीक तक तो ठीक था। स्केल पैमाने की समझ,
आप जरा मुझको बताइए 1 से 5 के बालक में क्या इतनी मानसिक क्षमता पाई जाती है क्या कि वो स्केल और पैमाने की समझ अपने अंदर बना पाए? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। फिर आगे क्या करा है, स्केल प्रतीकों के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग। जब स्केल के लायक उसकी बुद्धिमत्ता नहीं है तो हम यहां जबरदस्ती नहीं करेंगे। ए और बी दूसरे में दिया हुआ था और आप सभी लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर बिल्कुल हाँ, एक सिरे से बी आया है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन नंबर 10 लेकर के चलते हैं और हम लोग पढ़ेंगे सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 और इसका राइट जवाब बताएंगे। कह रहा विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत, नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना ये कह रहा किसके लिए आता है? कह रहा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने में, कह रहा विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने में, कह रहा विद्यालय का नाम रोशन करने में और कह रहा अभिभावकों को संतुष्ट करने में। आप बताइए ये सबसे बेहतर, सबसे परफेक्ट स्थिति कहां रखता है, किसमें? ये बताइए कि विज्ञान कला प्रदर्शनियां, बालक से जो विविध प्रकार के पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराई जा रही हैं, इन सब का क्या उद्देश्य है, इन सब से क्या आउटपुट निकलता है, ये बताएं। सुनिए, क्या आपके पढ़ाने का उद्देश्य क्या किसी के बालक को केवल संतुष्ट करना होता है क्या? मैं बालक को संतुष्ट करने किसी अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए नहीं पढ़ाता हूं, बल्कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाता हूं। किसके लिए? तो आप बताओगे कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए मैं उसको पढ़ाता हूं। यह बात आप बिल्कुल अच्छे से तैयार रखिएगा। विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, ये भी देखिए, मतलब हम इसलिए पढ़ा रहे विद्यालय का नाम हो, बाकी और कोई मतलब नहीं है। नहीं, अगर आप बालक का सही व्यवहार परिवर्तन करोगे, अगर आप बालक को सही दिशा में आगे बढ़ाओगे, अगर चीजें आप बेहतर करोगे तो निश्चित तौर पर विद्यालय का नाम अपने आप रोशन होता चला जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कह रहा विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, मतलब 1 से 5 के बच्चे को हम प्रशिक्षित कर देंगे व्यवसाय के बारे में। क्या खूब कह रहा है, हम और मान ले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कह रहा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना। हम देखें इन सभी का निष्कर्ष एक शब्द है और वो शब्द क्या है? हस्तपरक। आप याद रखिए क्या? हस्तपरक क्रियाकलाप। क्या है? हस्तपरक क्रियाकलाप। और हस्तपरक क्रियाकलाप बालकों में बढ़ावा देता है। किसको? बालकों में बढ़ावा देता है सृजनात्मकता का। तो इस द राइट जवाब क्या होगा? आपका 10 का राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ए। बोलिए, मैक्सिमम जवाब दीजिए, बोलिए क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या हो गया? इस द राइट जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 लेकर के चलते हैं और आप पढ़िएगा और आप राइट जवाब बताएंगे। 11 क्या कह रहा है, सुनिए। तेरा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा व्यूहरचना अधिक उपयुक्त है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को पढ़ाना है और आप जवाब दीजिए सबसे उपयोगी रणनीति, सबसे बेहतर बालक कैसे सीखेगा, ये चीज हमें आपको मिलकर के बताना है। सुनिए, कह रहा अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। कह रहा विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक के द्वारा निर्देश दिया जाए। कह रहा सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, मतलब सहपाठियों के द्वारा अनुशिक्षण। कह रहा अध्यापन के लिए योग्यता आधारित सामूहिकरण। सुनिए, बहुत सरल और बहुत मजेदार इसका आंसर निकलने वाला है। देखिए कैसे। कह रहा विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक के द्वारा निर्देशन, ये आपका गलत हो गया। आप निर्देश देकर के नहीं पढ़ा सकते, आप बालक को स्वाभाविक रूप से पढ़ा सकते हैं। बी कट गया। कह रहा अब देखिए, अध्यापक के द्वारा योग्यता आधारित, योग्यता के साथ जोड़ेंगे तो हमारी कक्षा समावेशी नहीं होगी, कट गई। अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में किसी चीज की चर्चा कर दीजिए। और कह रहा है सहकारी अधिगम तथा पीयर, मतलब क्या कह रहा है कि अगर आपके यहां विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं
तो आप सुनिए, बालक अपनी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति, अगर मैं आपसे बात करूं तो बालक अपनी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति कहां करता है? तो बालक अपनी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति जो है ये करता है अपने समूह में। कहां करता है? अपने समूह में करता है। तो देखिए, दो चीजें हैं। अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा कराइए। कह रहा कि सहपाठी अधिगम, मतलब बालक को आपस में एक दूसरे से सीखने के लिए। तो आप याद रखिएगा, इन दोनों में दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन इन दोनों में सबसे सरल, सबसे सहज ऑप्शन हो जाएगा सहकारी। सहकारी का मतलब मिलजुल कर। सहकारी का मतलब क्या होगा? मिलजुल कर। तो ये जब बालक मिलजुल करके सीखने लगते हैं, मिलजुल करके जब वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो चीजें परफेक्ट होती और बेहतर हो जाती है। तो ये आपका राइट जवाब क्या होगा? ये राइट जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर क्या? सी। अगले क्रम पर आइएगा, देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आप पढ़िए और आप इसका राइट जवाब बताइए। देखिएगा, कह रहा है खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी? कौन सा क्या पढ़ाना है? खाद्य सामग्री पढ़ाना है। सबसे बेहतर तरीके से बालक को खाद्य सामग्रियों के बारे में कैसे पढ़ाया जा सकता है, ये आपको बताना है। और कैसे बताना है? सबसे परफेक्ट तरीके का। सुनिए कैसे। करा विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। करा श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखला के सभी उदाहरण को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। और करा जीवों के प्लेकार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। और करा विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। आप इसमें से राइट जवाब कमेंट करेंगे, इसका क्या सही जवाब होगा। तो सुनिए, आपको इसका सबसे परफेक्ट आंसर निकालना है। कैसे निकालोगे? विद्यार्थी इंटरनेट कट गया, श्यामपट्ट पर लिखी खाद्य श्रृंखला को उतारने के लिए कहना, यह भी कट गया। अब दो चीजें बचा। एक कह रहा जीवों के प्लेकार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आया है क्या? एक तो इसमें अधिकतम शामिल हो जाएंगे जीव। दूसरा, आप याद रखिएगा, इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है तर्क को। अधिकतम जीव, अधिकतम तर्क। विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए व्यवस्थित। जब बालक को प्लेकार्ड्स का मतलब हम बालक को सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं? उदाहरण। और उदाहरण दिखा करके तर्क करा रहे हैं। ये कह रहा है कि चलने वाली खाद्य, डायरेक्ट तर्क करा रहा है। आप बताओ, डायरेक्ट तर्क बेहतर होगा? बालक डायरेक्ट तर्क बेहतर करेगा या उदाहरण दे करेंगे तब तर्क बढ़ जाएगा? तो आपका जवाब होगा कि उदाहरण। जीवों के प्लेकार्ड्स का मतलब छोटे छोटे कार्ड पर जीवों का तस्वीर बना हुआ हो और देखिए और बोलिए, बताओ ये क्या खाता है, ये क्या खा रहा है? जैसे घास चरते हुए घोड़ा है, मांस खाते हुए शेर है, ऐसी अलग अलग चीजें। तो ये निश्चित तौर पर 12 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न 12 का राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? सी। सेशन का क्वेश्चन नंबर 13 आइए पढ़ते हैं और देखिएगा ये क्या कर। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। देखिए, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सबसे सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को हम सूचित कर दें। करा उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोक दें। करा अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। करा उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। सुनिए, कोई बालक गृह कार्य नहीं पूरा करता है, आपके कक्षा में कोई बालक होमवर्क करके नहीं आता है, चोरी करता है, दूसरे विद्यार्थियों को तंग करता है, झूठ बोलता है, ये सारी की सारी चीजें पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्या हो गई? समस्या। और जब भी आपके सामने समस्या आ जाए, अगला चरण आपको अपनाना चाहिए। और अगला चरण क्या होता है? निदान। निदान का मतलब क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, समस्या का कारण पता लगाना। क्या करना? कारण पता
पता लगाना ही क्या कहलाता है, कारण पता लगाना कहलाता है, निदान कहलाता है। और जब निदान मतलब आखिरकार क्या कारण है कि समीर गृह कार्य नहीं कर रहा है, क्या घर पर उसके पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है, क्या अभिभावक ध्यान नहीं दे रहे, आखिरकार वो कौन सी परिस्थिति है जिसके कारण समीर नहीं पूरा कर पा रहा, पहले ये पता लगाइए, तब आपके द्वारा समस्या का किया जाना चाहिए क्या समाधान। और समाधान दो प्रकार का होता है, या तो आप बालक को दे सकते हैं उचित क्या निर्देशन, या आप बालक को दे सकते हैं उचित क्या परामर्शन। बस हो गया। तो देखिए, इस बात के प्रधानाध्यापक को नहीं खेलकूद की कक्षा में जाने से रोक देंगे, फ्रस्ट्रेट होगा। उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावक को बताएंगे तो भी अनियमितता के कारण को पता लगा करके उसको उचित परामर्शन मतलब कारण का पता लगाया और परामर्शन प्रदान किया। 13 का राइट जवाब क्या है? 13 का राइट जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 लेकर के चलते हैं, पढ़िए और आप बताइएगा। देखिए इसका राइट जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर 14 आप सभी का एक सिरे से राइट जवाब आना चाहिए। चलिए एक सिरे से आप सभी का राइट जवाब आना चाहिए। चलिए 14 कुछ खाली छूटा है, कह रहा इसके अलावा बाकी जितना है वो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि है, बताइए। सहयोगात्मक अधिगम, कह रहा व्याख्यान के द्वारा स्पष्ट करना, निर्देशित खोज, समस्या समाधान। समस्या समाधान ये प्रेरित करता है कहां? तो आप याद रखिएगा, करके सीखना। निर्देशित खोज का मतलब होता है अधिगम में सहायता। क्या होता है? अधिगम में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहायता। व्याख्यान, क्या 1 से 5 के बालक को व्याख्या विधि से पढ़ाया जा सकता है क्या? नहीं। सहयोगात्मक अधिगम ये सकारात्मक है, मतलब ये गलत दिया हुआ था, ये गलत दिया हुआ था, तो कहा के अलावा मतलब हमको यहां पर वो भरना है जो यहां पर सबसे कम उपयोगिता वाला, सबसे कम परफेक्ट है, और आपका सबसे कम परफेक्ट ये आपका हो गया बी। आइए 15 सेशन का क्वेश्चन 15 पढ़ेंगे और आप इसका जवाब देंगे। आपको राइट जवाब बताना है। देखिए आप सभी लोग कमेंट करिएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना, बताइए किस प्रकार उपयोगी है, किस प्रकार तर्कसंगत है, आपको बताना है। कह बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। कह रहा उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। कह रहा कि पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। कह रहा स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता में मदद करता। बताइए अवधारणा स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी, सुनिए भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में तो रखता है, लेकिन आप पढ़ा ईबीएस रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। उचित दिशा मतलब हम कविता कहानी इसलिए पढ़ाते हैं बच्चा उचित दिशा में आगे बढ़े, नहीं पढ़ाएंगे तो गड़बड़ दिशा में चला जाएगा। इसका मतलब अन्य प्रकार की विधियां क्या प्राथमिक स्तर पर प्रयोग नहीं होती है क्या? आनंद शब्द निगेटिव होता है। स्थानीय एवं मतलब हम बालक के परिवेश की घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं जो बालक के बाहर की दुनिया से जोड़ने में मदद कर रहा है। स्थानीय से विश्व स्तर मतलब देखिए बालक के खुद का परिवेश बालक के लिए स्थानीय है और बालक के परिवेश के बाहर ये चीजें बालक के लिए कैसा है? ये बालक के लिए वैश्विक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया राइट जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर क्या? डी। तो इजाजत दीजिएगा आज के लिए, इजाजत दीजिएगा आज के लिए। और बिल्कुल आप मैक्सिमम के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक बार क्लास को तो मैं देखना चाहूँगा। देखिए ये तो बहुत गलत बात है कि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। ये चीज़ें एकदम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। जब आपके लिए निश्चित तौर पर इतना मेहनत किया जा रहा है तो लाइक आपको जरूर करना चाहिए। आप इसको निश्चित तौर पर लाइक कर दीजिएगा। आदरणीय आरपी सर इसके तुरंत बाद आ रहे हैं जो सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आगे की ओर बढ़ाएंगे। आज इस क्लास को हम यही विराम देंगे। आप जरूर लिखिएगा क्या मजेदार क्लास थी कि नहीं, कॉन्सेप्ट का मैंने आपके दिमाग में मत दिया कि नहीं, ये लिखेगा। और आप आज एक जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपसे 2 शब्द की अपेक्षा भी रखता हूं। आप जो भी आपको लगता है 2 शब्द जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हाँ चलिए अच्छा बस 1 मिनट सभी लोग रुक जाएंगे और
चलिए बस 1 मिनट रुक जाएंगे, छोटा सा केक आपके बीच में आया है। और देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तब तक बता दूं कि ये एक तरीके से हम आपके बीच में एक फॉर्मल ड्रेस पहन करके आते हैं, लेकिन अगर कभी आप वास्तविक दुनिया में अगर आप चंद्रा इंस्टीट्यूट को आकर के देखें तो चंद्रा इंस्टीट्यूट एक घरेलू परिवार है, जिसको कहा जाता है ना, घर में लोग कुछ भी किसी भी तरीके से रहते हैं, वैसे ही हम लोग एकदम बिल्कुल घरेलू किसी भी तरीके से हम लोग बन करके रहते हैं। और यही हमारा परिवार हमको आपस में जोड़ करके रखता है और ये मजबूती प्रदान करता है, ये मजबूती प्रदान करता है हमें आपके लिए मेहनत करने के लिए मोटिवेशन। देखिए ये रियल ग्राउंड की मैं आपसे बात कर रहा हूं और निश्चित तौर पर हम सभी लोग दिन दूना रात चौगुना आपके लिए मेहनत करते हैं। आदरणीय वागेश सर, जो रात के 1-1 बजे सोते हैं और फिर 5 बजे मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग, पूरी टीम से पूछते हैं आप कैसे हैं। आप जरा सोचिए, आरपी सर 11, साढ़े 11, 12 बजे पहुंचते हैं और सुबह 7 बजे फिर से कहते हैं हेलो गाइस आप कैसे हैं। वही चीजें हम लोग भी करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप सभी विद्यार्थियों की एक प्रेरणा है और इस परिवार का सहयोग है। मैं चाहूंगा 2 शब्द आदरणीय आरपी सर बोले और इसके साथ हम सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और दोस्तों बिल्कुल सही, ये इंस्टीट्यूट बड़ा ही टफ शेड्यूल में दोस्तों हम लोग काम करते हैं और उस चंद्रा इंस्टीट्यूट के दोस्तों सभी शिक्षक बहुत ही रियल में देर रात्रि को जाना, फिर सुबह उठकर आपको उसी जोश के साथ फिर मिलना, रियली ये बड़ा ही काबिल तारीफ प्रयास है यहाँ के सभी शिक्षकों का दोस्तों। ऐसा नहीं कि व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ, सभी लोग दोस्तों। तो भाई को हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ और मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और अब तो भाई 1 से 2 हो गया है। हाँ बराबर रिमाइंड कर रिमाइंडर देता रहता भाई। भूल क्या है ना, शादी के शुरुआत में कभी कभी भूल जाता है आदमी की शादीशुदा है। तो मैंने कहा एक बार याद दिला दो भाई, देखते रहने का शादीशुदा है। अभी समय हमारे बीच काफी शादीशुदा लोग हैं, अभी ऑलरेडी कुलदीप सर को देख ही रहे हैं। तो अभी इस साल चंद्रा में काफी वेडिंग सीजन चला है, बड़ा लंबा वेडिंग सीजन चला है इस बार चंद्रा में। तो कई लोग निपट गए, आदरणीय विकास सर, कुलदीप सर, आदरणीय सर। तो इन लोगों को याद दिलाना नए नए। कभी मेरे को भी लगता शुरू में शादी होने के बाद ना, कभी कभी लगता था अकेला हूँ घर जाने हंसा रहा था। चलिए दोस्तों बस हंसा रहा है, ट्राइंग टू मेक फन आउट ऑफ इट। तो भाई विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे मैन। और दोस्तों मैं चाहूंगा भाई इसको अब काटे हैं। चलिए थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके ओके पहले मैं ही खा लूं। ओहो बहुत है बहुत है बहुत है, खाना मत ज्यादा। तो बिल्कुल दोस्तों जारी रखेंगे सेलिब्रेशंस को और बिल्कुल चलेगा, क्लासें तो होती ही रहती हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोग आ जाएं दोस्तों, सभी लोग आ जाएं। कोई बात नहीं, ये शादीशुदा को लगा रहा है। ओके, बर्थडे के केक की दिशा बदलकर शादी का केक बनाया जा रहा है। लो भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़िया। ओके ओके
ओके गाइज, वाह, संप्रास द सिंगल हड्डी मैन। ओके, ओके, ओके। तो चलिए दोस्तों, सर को एक बार विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस मोर। ओके, तो ओके, ओके गाइज,